नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज एक विशेष वीडियो दे रहा हूं, फूलन देवी पर विशेष वीडियो। आपको इस चैनल पर कई वीडियो मिली हैं जिसमें फूलन की तस्वीरें आपको देखने को मिली हैं, उन पर बातें सुनने को मिली हैं। बेमई कांड के बाद मशहूर जब हुई फूलन देवी, तो मैंने प्रयास करके उनसे मुलाकात की सरेंडर से पहले। 1 साल के बाद जब जेल में थी तो जेल में मैंने उन्हें शूट किया। इस तरह की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं इस बार जो मुख्य अभियुक्त थे जिन्हें 13 साल की सज़ा मिली, शेर सिंह राणा, उनसे बातचीत किया हूं। आप सुनेंगे उनकी ज़बान से फूलन के ऊपर बहुत विस्तार से बातें, और ये भी जानेंगे कि सजा काटने के बाद अब शेर सिंह राणा क्या कर रहे हैं। खुले मन से बताएंगे कि ये जो इतने दिन आप तकलीफ के जीवन जिए हैं, निश्चित रूप से तकलीफ रही होगी समाज से कट के, और कैसे कैसे आपने जीवन बिताया है, इस पर कुछ बोलेंगे। और चूंकि जहां तक मैं सुना हूं, आप एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ मैंने बदले के लिए किया है। अगर आप कहना चाहें तो बोल सकते हैं। दूसरा, आप मुझे सुनाई दिया है, जो मैं खबरें देखा हूं, कि इस जेल से आने के बाद आप बेहमई गए थे, तो बेहमई पे लोगों का रिस्पांस कैसा था, लोगों ने आपको किस तरह देखा, ये हम सुनना चाहेंगे। और एक फोटो पत्रकार के रूप में मैं आपको अपना बताना चाह रहा हूं कि मैं फोटो का कॉन्शियस आदमी रहा हूं, और मैंने खासतौर से फूलन देवी पर बहुत काम किया हूं। मैं उसे जंगल में भी मिला था सरेंडर से पहले, जेल में उसका इंटरव्यू किया था, और बाद में जब वो चितरंजन पार्क थी तो मैं लगातार जाता था, इंटरव्यू पिक्चर में शूट करता रहता था। मेरे से उसका अटैचमेंट भी था। अटैचमेंट सिर्फ इसलिए था ताकि मैं फोटो पत्रकार के रूप में विभिन्न रूप में उससे मिलता रहा, इसलिए आपसे भी मैं मिलता रहा। जब मैं कभी उससे मिलने जाता था तो आप ही से वास्ता पहले पड़ता था, मैं आपसे पूछता था कि मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे। इस पूरी कथानक को अगर बता दें अपने जबान से तो मेरे लिए है। मैं तो कुछ भी कहूंगा, कुछ गलत हो जाएगा कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आप कहेंगे तो अच्छा लगेगा। और आपको सीरियसली बताना है, राजनीति में जो आप पदार्पण किए हैं, जो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके ऊपर, और 8 तारीख के जो कार्यक्रम है उसके ऊपर, वो सबसे आखिर में बताएंगे। तो आप चले बताना शुरू करें हमारे दर्शकों को। और मेरा नाम है जगदीश यादव, परफेक्ट पिक्चर नाम से यूट्यूब चैनल है। उनको नई नई जानकारियां देता हूं, मैं नए नए तरीके बताता हूं अखबार में बेहतर काम करने के। ये जो हिंदी पट्टी में आप बहुत मशहूर हुए, उसके कारण आप क्या समझते हैं, अपने आप को बता दें। मैं शेर सिंह राणा, और इस समय मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं। मेरा जन्म रुड़की, जो जिला हरिद्वार में पड़ता है, और ये अब उत्तराखंड मेरा राज्य है, और एक जमींदार परिवार में मेरा जन्म हुआ। यहाँ पर जो शुरुआती मेरी पढ़ाई हुई, जो स्कूलिंग हुई, वो सेंट गैब्रियल्स एकेडमी में मेरी पढ़ाई हुई 12th तक सीबीएसई बोर्ड से। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए देहरादून गया, और देहरादून से मैंने ग्रेजुएशन किया। जब मैं लास्ट ईयर में था तो मेरा नाम फूलन देवी की हत्या में आया, जिसके कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया 2001 में। जेल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है, और 800 सालों से भी ज्यादा से उनके ऊपर जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने एक मन में निश्चय किया कि मुझे अफगानिस्तान जाना है, और वहां से अपने आखिरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि को वापस भारत लेकर आना है। इसके लिए तिहाड़ जेल से निकलना जरूरी था। तो सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार हुआ, और तिहाड़ से फरार होकर बांग्लादेश, दुबई होते हुए मैं अफगानिस्तान पहुंचा। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले काबुल गया, फिर गजनी, फिर कंधार, फिर हेरात,
और करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि जो हमारे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, जो हम सभी के ही महान पूर्वज हैं, चाहे कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो भारत में, सभी के ही महान पूर्वज हैं। उनकी समाधि का ऐसा अपमान सभी का अपमान है। तो करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक जगह है देयक, वहां पे मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान जी और उनके कवि चंद्र बरदाई, इन सभी की कब्र और समाधि मौजूद है। मैं वहां पहुंचा, जैसा सुना था वैसा ही पाया। जूते चप्पल उनकी समाधि के ऊपर रखे हुए थे। शुरुआती प्रयास करते हुए उन्होंने मुझे पकड़ लिया, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मैं उनके चंगुल से छूटा। उनके चंगुल से छूटने के बाद मैंने अपने प्रयास को दोबारा से शुरू किया। 1-2 बार फिर असफलता मिली, लेकिन जब प्रयास जो है लगातार जारी रखा तो सफलता प्राप्त हुई और उनकी मिट्टी लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की और जो उनके कवि चंद्र बरदाई जी थे, उनकी मिट्टी लेकर वापस भारत आया। बल्कि मेरा साथी मोहम्मद गौरी की कब्र को भी तोड़ना चाहता था, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो व्यक्ति अब जीवित नहीं है उसका किसी भी तरीके से अपमान हो। अगर हम ऐसा करते तो फिर उनमें और हम में क्या अंतर रह जाता। हाँ, सही बात है। तो हमने जो है उनकी जो कब्र थी, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं किया। जिसके लिए हम गए थे वो कार्य हमने संपन्न किया अपना कर। वो सभी सामान जो है वो क्षत्रिय महासभा के सुपुर्द किया। तो उन्होंने जिला मीनपुरी उत्तर प्रदेश में एक स्मारक के रूप में चबूतरे का निर्माण कराया और वो सभी सामान उस चबूतरे में रखा गया। उनके मिट्टी का कुछ अंश मैंने गंगा जी में प्रवाहित किया कलकत्ता के अंदर। इसके बाद मैं म्यांमार गया, यंगून, बांग्लादेश से होते हुए, और मेरा प्रयास था कि जो बहादुर शाह जफर, जो हमारे अंतिम शासक भी हैं दिल्ली के और पहले फ्रीडम फाइटर हैं, 1857 की क्रांति के जननायक हैं, उनकी इच्छा थी कि भाई उनका जो उनको उनकी कब्र जो है वो दिल्ली में दफनाई जाए, क्योंकि जब अंग्रेजों ने उनको बंदी बनाकर यंगून भेज दिया और वहां जेल में डाल दिया तो उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो मेरी इच्छा थी कि बहादुर शाह जफर जी की भी जो मिट्टी है वो वापस भारत लाई जाए और अपने जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको वो सम्मान मिले। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि बड़े इज्जत के साथ उनको रखा हुआ है, कोई भी बदतमीजी या कोई वो चीज वहां पे नहीं थी। तो अगर मैं शायद खुदाई करता तो वो और खराब हो जाती। तो फिर मैंने ये विचार त्याग दिया और सरकार के द्वारा उसको लाया जाए, ऐसा विचार करके मैं वापस आया और वापस आके मैंने कलकत्ता के अंदर सरेंडर किया। दोबारा से मैं जेल में आया, तिहाड़ जेल में, और मैं करीब 13 साल तक जेल में रहा, 13 वर्षों तक। इस दौरान मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक। ये किताब इंडिया टुडे और हार्पर कॉलिंस ने मिलकर पब्लिश की और ये बुक बेस्ट सेलर बुक बनी, सबसे ज्यादा बिकने वाली बुकों में से एक बनी। और अभी इस पर एक वेब सीरीज और बॉलीवुड की फिल्म भी जो है वो पाइपलाइन में है, वो भी बनने के लिए जारी है। सन 2016 में मैं जेल से छूटकर आया, करीब 5 साल पहले, और तब से मैं लगातार जो है समाज के बीच में जाकर उनके लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैंने सामाजिक संगठन के द्वारा कार्य करने का प्रयास किया और करीब 2.5 साल से एक राजनीतिक दल का दामन थाम के अब उसके द्वारा जो है काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज बताएं, जेल से रिहाई के बाद कानपुर गए थे और बहमई गए थे, या जो हमें खबरें हैं, आप उसको करेक्ट कर देंगे, तो वहां के लोगों को ने किस रूप में लिया आपको, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग। मुख्य प्रचारक हूँ, तो प्रचार के लिए मैं देश के अलग अलग राज्यों में जाता हूँ
इस सिलसिले में, इस प्रचार के सिलसिले में ही पार्टी के, मैं कानपुर देहात के जो वो गांव है भेमई, मेरे को वहां पे जाने का भी मौका मिला पहली बार। तो वहां पर जो बात मुझे कभी मालूम नहीं थी और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे तो मालूम थी किंतु जो पत्रकार हैं, जो कई वर्षों से वो लगातार झूठ छापते हैं, झूठ फोटो दिखाते हैं, टीवी चैनल वाले झूठी खबरें दिखाते हैं, वो मुझे वहां पर चीजें देखने को मिली। वहां पर एक शहीद स्मारक करके जो है एक जगह बनाई हुई है बेमई में। गांव वालों ने बताया कि ये वही जगह है जहां पर फूलन ने बेकसूर लोगों को गोली मारकर हत्या की थी। तो जघन्य कांड था, बहुत बड़ा कांड था। तो जो लोगों को एक बात की जानकारी नहीं है, एक बात ये बोली जाती है जो शुरू से ही सुनने में और पढ़ने में देखने में आती है कि फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को लाइन में लगाकर गोलियां मार दी। तो मेरा आपके माध्यम से दुनिया के हर न्यूज चैनल को, हर अखबार को चैलेंज है कि वो ये साबित करे कि मरने वाले सिर्फ ठाकुर लोग थे। वहां पे भी नाम लिखा हुआ है मरने वालों का उस शहीद स्मारक पर। और जो अभी भी मुकदमा, इस भेमई कांड का मुकदमा अभी भी विचाराधीन है कानपुर के अंदर, कोर्ट के अंदर। मरने वालों में मुसलमान भी थे, मरने वालों में दलित समाज के लोग भी थे। जो मुस्लिम है उसका नाम है नजीर खान। बहुत अच्छी बात बताया। और जो दलित समाज का जो दलित समाज के लोग हैं, वो 2 लोग हैं मरने वाले उसी कांड में। और 20 लोगों की हत्याएं उस दिन हुई, जिसमें 17 ठाकुर थे, 2 दलित थे, एक मुसलमान था और एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम सीता था। उसको उसकी माँ के गोद से लेकर उसने पटक दिया था, जिसके कारण वो अपाहिज हो गई थी और बाद में उसकी मृत्यु हुई। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ठाकुरों को मारा तो ये दलित और मुसलमान कहां से आ गए मरने वालों? और ये कोई हवाई बात नहीं है अखबार टीवी वालों की तरह, ये है सत्य बात। चाहे तो आप कोर्ट से पता कर सकते हैं कि उस दिन किस किस की मृत्यु हुई। दूसरी बात यह है कि जो मरने वाले लोग हैं उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई डकैती का मुकदमा हो या वो कोई रेपिस्ट हो। उनके ऊपर कोई भी मुकदमा या किसी भी तरह का कोई केस नहीं था। तो अगर मान लीजिए गांव के लोगों ने डाकुओं को रोटी खिला दी या पानी पिला दिया डर के मारे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनके सहयोगी हैं। अगर वह लोग इतने निडर होते तो क्या फूलन देवी एक ही बारी में जो है इतने लोगों को हत्या कर देती? अगर वो लोग डाकू होते तो उनके पास क्या हथियार ना होते खुद के पास? तो वो लोग आम लोग थे, शरीफ लोग थे, लेकिन फिल्म बनाने वाले ने, फिल्म की वजह से लोगों को एक गलतफहमी हुई कि फूलन ने अपने रेपिस्ट लोगों को मारा, जो दोषी थे उन लोगों को मारा। अगर उस समय ये दिखाया जाता कि भाई फूलन ने बदले की भावना में निर्दोष लोगों को मारा और दलितों को भी मारा, मुसलमानों को भी मारा, राजपूतों को भी मारा, तो शायद ये जो जाति का इनका जो खेल होता है फिल्म वालों का और जो राजनीति करने वालों का, वो शायद ना चलता। तो फिल्म वाले को अपनी फिल्म बेचनी थी, समाज में जहर बेचकर, जहर घोलकर अपनी फिल्म को बेच दिया उसने। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि हमें जो खबरें मिलती है कि आप कबूल किए थे कि मैंने मारा। कबूलनामा है वो पुलिस थाने के अंदर पुलिस के प्रेशर में दिया हुआ बयान था। बल्कि सत्य घटना ये है कि फूलन देवी की हत्या में उसके पति का ही हाथ होने की जो बात है वो ज्यादा सामने आती है। जो उसकी फूलन देवी की जो सगी बहन है मुन्नी देवी, उन्होंने भी यही बात कोर्ट में बताई थी कि प्रॉपर्टी के लालच में उसके जो पति है उसी ने ही ऐसा काम कराया। अगर आप देखेंगे तो सारी प्रॉपर्टी उसके जो तीसरा पति है उसको ही मिल गई। जो फूलन देवी की जो सगी बहन है मुन्नी देवी और जो उनके पीए थे कालीचरण,
उन्होंने अपने कोर्ट के बयान में स्पष्ट कहा है कि जब फूलन को गोली मारी गई तो मैं उनके घर में अंदर ऑफिस में था और हत्यारे नकाबपोश लोग थे जो बाहर थे, और जब हम लोग गए तो बाहर से वो भाग गए। फूलन देवी के साथ वाकई में ही कुछ गलत हुआ है, तो वो गलत किया किसने है? फूलन देवी की 13 साल में शादी हुई, तो शादी उसके माता पिता ने की, उसमें ठाकुरों का क्या गलती है? फूलन देवी का पति अधेड़ उम्र का था, तो वो उसके अपने समाज का था। अगर उसने जुल्म किया, उसके साथ गलत हरकत की, तो इसमें ठाकुरों का क्या दोष है? उसके पति दोषी है, उसके समाज का है। फूलन देवी जो डकैत बनी, वो इसलिए बनी कि उसके जो सगे ताऊजी का लड़का था, मैया दीन की बात कर रहा हूँ मैं मिला भी भाई। शुरुआत में जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ, वो तो उनके अपने परिवार का हुआ ना। उनके परिवार के लोगों ने उनकी जमीन कब्जाई, तो किसी ठाकुर ने तो आके उनकी गांव में जमीन नहीं कब्जाई ना, वो तो जमीन उनके परिवार के लोगों ने कब्जाई। तो उनको डाकू बनाया उनके परिवार ने, उनके साथ गलत हुआ वो उनके परिवार ने किया। जब उनको उनके घर से डाकुओं का गैंग लेकर गया, तो वो जो है विक्रम मल्ला लेकर गया उसको घर से। तो डकैत गिरोह कोई जाति या धर्म का नहीं होता, डकैत डकैत है। वो जो श्री राम लाला राम थे, अगर फूलन देवी उनको मारती तो सबसे बड़े प्रशंसक तो हम होते और सभी दुनिया भी होती, लेकिन फूलन देवी जो है उन्होंने कभी भी उन डाकुओं को तो वो मार ही नहीं पाई जिनके ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने उसके साथ गलत किया। उन्होंने तो गांव के आम आदमियों को मार दिया सिर्फ इसलिए कि भाई ये जो है उस गांव में मेरे साथ गलत हुआ। तो अगर मान लीजिए आप जो है, इसका मतलब है कि आप तो फिर आतंकवादियों को भी सही ठहरा देंगे। वो गांव में आई, गांव में आने के बाद उन्होंने देखा कि भाई ये जो डाकू गिरोह है वो तो वहां पर है नहीं है, तो उन्होंने जो मिला, जिस जाति का मिला, जिस धर्म का मिला, सबको पकड़ा, उसको मार दिया उन्होंने। इसलिए दलित भी मर गए उसमें मुसलमान भी मर गए, उसमें ठाकुर भी मर गए। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आप कभी अब इन दिनों कभी फूलन देवी की फोटो आपके सामने आती है तो आप क्या महसूस करते, कैसा लगता है? नहीं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मैं ये सोचता हूँ कि भाई देखिए, इनके ईश्वर ने जिसका जितना समय लिखा है उसका उतना समय प्रभु धरती पर करवाता है पूरे। और भाई उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया होगा, मैं उनको गलत नहीं बोलता। जो उनको उस समय समझ में आया होगा, जो उनके सलाहकार रहे होंगे उस समय, उन्होंने अपने सलाहकारों के द्वारा, हो सकता है कि फूलन देवी ने का ऊपर जो आरोप लगा ये दलित, मुसलमान और ठाकुरों को मारने का, हो सकता है कि फूलन देवी की इच्छा भी ना हो और उनके सिर्फ नाम का इस्तेमाल किया गया हो, दूसरे लोगों ने ही मार दिया हो। मैं एक समाज से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ, इंसान से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। और जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए हमारे मन में कोई भी घृणा किसी भी तरह की कभी ना थी ना कभी है। तो न्याय की बात कर रहा हूँ कि अगर फूलन देवी उन डकैतों को मारती जो किसी भी तरीके से जिम्मेदार थे उनके जीवन को खराब करने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती और मैं भी बड़ा प्रशंसक होता फूलन देवी का। लेकिन मुझे दुख है कि उन्होंने बेकसूर लोगों को और अपने दलित समाज के, अपने मुसलमान, अपने ठाकुर को चिन्हित करके उन्होंने बेवजह हत्या की। और आजकल जो युवाओं में बेरोजगारी का मसला बहुत बड़ा है, तो आप उसको किस किस रूप में क्या कार्यक्रम बनाए हैं और किस तरह से युवाओं की मदद की जाए, क्या रूपरेखा आपने बनाया है, थोड़ा हमें भी बता दें तो हमारे लोगों को लाभ। आज जो देश की सबसे बड़ी समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। मोदी जी जब सत्ता में आए तो इसी मुद्दे पर सत्ता में आए। उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे हर वर्ष। मेक इन इंडिया के लिए भी उन्होंने ड्रामा किया। पूरे विश्व के
सारे देशों में घूमने की अपनी इच्छा पूरी कर ली उन्होंने। हजारों करोड़ उस पर खर्च कर दिया विदेश यात्राओं पर, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो जीरो है अभी भी, आप देखने में आपको पता ही है। उत्तराखंड में भी हमने बड़ी मुहिम चलाई हुई है। 8 अगस्त को हम लोग हरिद्वार के अंदर एक आंदोलन करने जा रहे हैं कि भाई जो उत्तराखंड के निवासी हैं, जो बेरोजगारी को सामना कर रहे हैं, जब ये प्रदेश बना था तो लोगों में बड़ा चाम था, बड़ी उम्मीद थी कि अब हमें रोजगार मिलेंगे, अपने घर के नजदीक मिलेंगे। हरिद्वार जिले के अंदर ही हजारों फैक्ट्रियां लगी, सिडकुल बना, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोगों की जमीनें गई उस उद्योग में लगाने में। लोग वहां का प्रदूषण झेलते हैं उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का। वहां से जो उनका कच्चा माल लेके ट्रक आते हैं वो सड़कें टूट जाती हैं, लेकिन वहां के व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। ये बड़े बाबा रामदेव की बड़ी फैक्ट्री है, बाबा रामदेव की बड़ी फैक्ट्री है, जेके टायर है, अनेक उद्योग यहाँ लगे हैं, हीरो वाले का है। बाबा रामदेव का हमने चेक कराया तो मात्र 15 से 20% लोग ही जो है हरिद्वार के आसपास के बच्चे यहाँ पे नौकरी दिए हुए हैं, जबकि सरकारी कानून बना हुआ है कि 70% रोजगार वो स्थानीय को मिलना चाहिए, स्थानीय को मिलेगा। तो हम प्रयास करेंगे कि बाबा रामदेव और ये जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनसे ये कानून का पालन करवाएं। हमारा काम है पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना, बेरोजगारों की आवाज बनना, किसानों की आवाज बनना, और जो समस्याएं हैं समाज की उनको लोगों के जागरूक करना उसके प्रति। तो इस काम में हम लगे रहते हैं। जी, लगता है हम लोगों की बातचीत हो गई और ये संपर्क आपसे लगातार बना रहेगा। अभी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।